हेलो बच्चों। गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। देखो भाई, हम लोगों ने सीए फाउंडेशन में चैप्टर नंबर 4 इन्वेंट्री स्टार्ट किया था। ओके। तो इन्वेंट्री में एक लेक्चर कंप्लीट हो चुका है जो कि आपको हमने बताया था भाई, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम। ठीक है। आपका ये टॉपिक चल रहा था। ठीक है, देखो ये मीनिंग कवर करा दिए थे और इसके इन्वेंट्री टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री सारे सब कुछ बता दिए थे कि अगर यदि आप क्या हो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है आपका, तो आपकी इन्वेंट्री का पार्ट क्या बनेगा? रॉ मटेरियल बनेगा, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स, पैकिंग मटेरियल्स। यदि आपका ट्रेडिंग कंसर्न्स है तो केवल ट्रेडेड गुड्स रहेगा। ओके। अब उसके बाद आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करने के टेक्निक क्या क्या बताए थे आपको? हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट। नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट में आपका केवल एक ही मेथड है, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड। ठीक है ना? आपको एडजस्टेड सेलिंग प्राइस कर लेना है, बस निकल आएगा इन्वेंट्री की वैल्यू। अब उसके बाद आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में आप यदि नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल या फिर ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल, यदि आपका इन्वेंट्री नॉट ऑर्डिनरी इंटरचेंजेबल है तो स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड लगाना पड़ेगा। यदि आपकी इन्वेंट्री क्या है, ऑर्डिनरी आइडेंटिफिकेबल, वो इंटरचेंजेबल नेचर की है, तो फीफो भी लगा सकते हो, लीफो भी, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्राइस मेथड लगा सकते हो। ठीक है ना? फिर उसके बाद इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है भाई? हमने बताया आपको कॉस्ट। सपोज हमने एग्जांपल दिया था, 100 लैपटॉप आपने परचेज किया बेचने के लिए, परचेज करके लाए हो। अब मान लो कि आपके 80 लैपटॉप सोल्ड हो गए और कितने लैपटॉप बचे हैं? 20 लैपटॉप या 10 लैपटॉप बचे सपोज। ठीक है ना? अगर 90 लैपटॉप सोल्ड हो जाएंगे तो कितने लैपटॉप बचेंगे? 10 लैपटॉप बचेंगे। अब बताओ बेटा, भाई आपका लैपटॉप जो है टाइम के साथ साथ उसमें क्या आते हैं, अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं। मान लो कि वो जो 10 लैपटॉप बचे हैं उनके उसमें क्या है, मतलब आउटडेटेड हो गया है वो। तो अब आपने 1 लाख रुपए पर लैपटॉप परचेज करके लाया था, तो अब उसकी कॉस्ट कितनी बची है, मतलब मतलब नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब वो इतने का नहीं बिकेगा, मतलब जितने का आप खरीद के लाए थे 1 लाख रुपए का, इतने का नहीं बिकेगा। कितने का बिकेगा भाई? मान लो सपोज वो 70 या 80 थाउजेंड का बिकेगा। तो अब आप इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस रेट से दिखाओगे? भाई अगर लॉस है तो लॉस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है ना? मतलब अब 1 लाख के जगह पे आप किस रेट से रिकॉर्ड करोगे? 80 थाउजेंड के रेट से रिकॉर्ड करोगे अपने बैलेंस शीट में। ओके। अगर यही सपोज आपकी जो लैपटॉप की वैल्यू इंक्रीज हो जाती, 1 लाख 20 रुपीज इसकी रियलाइजेबल वैल्यू बन जाती, मतलब आपका जो खरीद के लाए थे वो 1 लाख की थी, अगर मार्केट में बेचने जाओगे तो 1 लाख 20 थाउजेंड है। तो अब इस केस में आपको किस में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? कॉस्ट में। क्योंकि आपको अगर लॉस है तो लॉस को रिकॉर्ड करो, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को नहीं रिकॉर्ड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है ना? चलो, तो वही आपका कॉस्ट आर एन आर बी विच एवर इज लोअर आ जाएगा। ठीक है ना बेटा? तो ये देखो नीचे दे रखा है, कॉस्ट आर एन आर बी विच एवर इज लोअर। ठीक है। चलो, अब आगे आपका क्या है भाई? मीनिंग मीनिंग सारा सब कुछ बता दिए थे कि इन्वेंट्री के अंदर क्या क्या आता है, अगर आप ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए लेते हैं या फिर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए लेते हैं या कंजम्पशन के लिए लेते हैं, ये सब सारा आपका इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा और इसकी प्रॉपर डिफिनीशन हमने एक्सप्लेन की थी। ठीक है ना? तो ये सारा सब कुछ हो गया था। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे क्या करते हैं, फिर हमने बताया था इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करने के लिए आपको कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। मतलब आपको अब इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन यदि करते हैं तो आपकी इनकम प्रॉपर तरीके से क्या होगी, डिटरमाइंड होगी। मतलब क्या है, समझो बात को। अगर आप क्या करते हो, इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन करते हो, ठीक है ना, इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन करते हो, तो आपकी इनकम क्या होगी, अच्छे से डिटरमाइंड होगी। बताओ। ठीक है, समझ में आया? तो डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम, यदि आपको अपनी इनकम डिटरमाइन करनी है तो आपको इन्वेंट्री का प्रॉपर तरीके से डिटरमिनेशन मतलब वैल्यूएशन करना पड़ेगा। आप जानते हो ये सारा सब कुछ हमने बता दिया था। एक पॉइंट याद रखना, आपकी जो ओपनिंग इन्वेंट्री होती है वो आपकी एक्सपेंस नेचर की होती है, जो आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है वो आपकी इनकम नेचर की होती है। ठीक है, ये दोनों याद रखना। आप जानते हो भाई, अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, सॉरी, अगर इनकम बढ़ेगी तो क्या होगा?
सिंपल सी बात है, क्लोजिंग स्टॉक अगर आपका इंक्रीज होगा तो आपकी इनकम भी इंक्रीज होगी, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक इनकम नेचर की है, ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस नेचर की है। अगर एक्सपेंस बढ़ेगा तो इनकम घट जाएगी। फिर उसके बाद अगर आपकी क्लोजिंग स्टॉक कम होगी मतलब इनकम कम होगी, तो इनकम भी कम हो जाएगी। ओपनिंग स्टॉक क्या होगी, कम होगी, तो मतलब इनकम आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक्सपेंस है ओपनिंग स्टॉक। बताओ बेटा, समझ में आया? तो वही चीज है, द इफेक्ट ऑफ मिस्ड स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री फिगर ऑन द net income is always through cost of goods sold. Thus, proper calculation of cost of goods sold and for matter proper valuation of inventory is necessary for determination of correct income. ठीक है ना? चलो, अगर आप प्रॉपर वैल्यूएशन इन्वेंट्री का करते हैं तभी आप डिटर्मिनेशन कर पाएंगे करेक्ट इनकम का। ठीक है, फिर अब आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है आपका, असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। चलो देखो, अब जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो इन्वेंट्री में मतलब सॉरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्वेंट्री की क्या पोजीशन है ये बताना है। आप जानते हो बेटा लोग, देखो आपकी जो इन्वेंट्री होती है वो एक प्रकार की करेंट एसेट होती है। करेंट एसेट कैसे होती है, चलो ध्यान से समझो बेटा लोग। आपको भाई हमने आप बताया होगा इसके पहले क्लास में, आपकी फिक्स्ड एसेट होती है, करेंट एसेट होती है, ठीक है ना? तो फिक्स्ड एसेट में जो आपको क्या होती है, जल्दी रियलाइज नहीं होती है, मतलब कि उसे शॉर्ट टर्म में आप किस में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो वो आपकी क्या हो जाती है भाई, फिक्स्ड एसेट है। और जो आपकी एसेट भाई जैसे कि आपको मान लो कि एक साल के अंदर अंदर रियलाइज हो जाए, ठीक है, यूज हो जाए, या फिर मतलब कहने का शॉर्ट टर्म का मतलब है कि वो एक साल के अंदर अंदर आपकी यूज हो जाएगी। चलो देखो ध्यान से, कह रहा है असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो करंट असेट में क्लासिफाई की जाती है। ध्यान से सुनो, आपकी जो ये बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट में आपका इधर साइड लायबिलिटी होता है, ठीक है, लायबिलिटी में आपका यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, यहाँ पे लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, उसके बाद आपकी करंट लायबिलिटी। ठीक है, इधर साइड क्या होता है बताओ बेटा लोग, इधर आपकी फिक्स्ड एसेट, उसके बाद इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आपका करंट असेट। ठीक है ना? करंट असेट में आपकी इन्वेंट्री आएगी, क्या आएगी, इन्वेंट्री। और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, लाइक कैश हो गया, ठीक है, और भी काफी चीजें हैं, ठीक है ना, डेटर हो गया। चलो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड कुछ भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे करंट असेट में आएंगे। तो केवल आपको क्या बताना था, जो आपकी इन्वेंट्री है वो भाई इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री का भाई पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है ना, तो करंट असेट में है। ठीक है, यहाँ पे आपकी करंट असेट होती है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। In case inventory is not properly valued, the balance sheet will not be disclosed as the truthful financial position of the business. यदि आप क्या नहीं वैल्यूएशन कर पाते हो प्रॉपरली, इन्वेंट्री का प्रॉपरली वैल्यूएशन नहीं कर पाते हो, तो आपकी बैलेंस शीट ट्रूथफुल नहीं होगी। ठीक है ना? ओके, चलो, यूजुअली स्लो मूविंग एंड नॉन मूविंग इन्वेंट्री। स्लो मूविंग इन्वेंट्री का मतलब ये होता है, आपने 100 लैपटॉप परचेज करके लाए हो, अब 100 लैपटॉप आपके एक महीने में पूरे बिक गए हैं। भाई इसमें अब कुछ लैपटॉप, मान लो सपोज 10 लैपटॉप है, जो कि मान लो सॉरी, मान लो कि ऐसा कोई चीज है, प्रोडक्ट, जो आप परचेज करके लाए हो 100 यूनिट, अब वो धीरे धीरे क्या हो रही है, सोल्ड हो रही है, तो ये क्या है, स्लो मूविंग है। ठीक है ना? नॉन मूविंग इन्वेंट्री, स्लो मूविंग, ठीक है ना? इट द इज द बेसिक रीजन फॉर द poor financial performance as well as a financial position of the enterprise. To identify such item, the first step to the is to value of the inventory in the appropriate manner. ठीक है, कह रहा है द फर्स्ट स्टेप इज टू वैल्यू द इन्वेंट्री इन द अप्रोप्रिएट मैनर। अब आगे आपका क्या दे रखा है, लिक्विडिटी एनालिसिस। लिक्विडिटी एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप इन्वेंट्री का भाई कितने समय में उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। आप जानते हो भाई, आपका इन्वेंट्री करंट असेट है, तो आप उसे शॉर्ट टर्म में तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो लिक्विडिटी एनालिसिस, अब इसका यूज आप उसमें फाइनेंस मतलब एफएम में,
फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई। तो आपकी जो करंट असेट होती है डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी कर दोगे तो आपका करंट रेशियो निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना बेटा लोग। तो जो आपका ये इन्वेंट्री है वो इस करंट असेट में ऐड होगा, डेटर ऐड होगा, प्रीपेड एक्सपेंस ऐड होगा, ये सारे के सारे कैश ऐड होगा, ये करंट असेट हो गए हैं। ठीक है ना। ओके बेटा। हाँ बेटा। तो आपकी लिक्विडिटी एनालिसिस क्या होती है? इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड एज अ करेंट असेट। भाई इन्वेंट्री आपकी क्या किस में क्लासिफाई की जाती है? करेंट असेट में। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल विच रिवील्स द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बिजनेस। करेंट रेशियो, ये हमने करेंट रेशियो निकाला था ना बेटा, तो वही है। ठीक है, विच इज डिनोटेड एज अ करेंट असेट। ठीक है ना। करेंट असेट, करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी आपकी करंट रेशियो निकल करके आ जाता है, जो ये बताता है कि आपके बिजनेस में कितना आपके पास क्या है, कैश अवेलेबल है, वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है बेटा लोग बताओ? वर्किंग कैपिटल आपका होता है करेंट असेट माइनस करेंट लायबिलिटी, आपकी क्या निकल के आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। ठीक है। ये सारा सब कुछ सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में एफएम में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बेटा लोग। चलो अब आगे देखो क्या दे रखा है भाई। असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, मतलब करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। इफ इन्वेंट्री इज अ मेजर पार्ट ऑफ द करंट असेट then naturally the next is set of the question that arise would be whether the inventory is properly valued based on the consistently applied principle। यदि आप भाई इन्वेंट्री का प्रॉपर वैल्यूएशन करते हैं तो आपका क्या रहेगा भाई बताओ? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी मतलब वर्किंग कैपिटल सब कुछ अच्छे से निकल करके आ जाएगी। ठीक है ना। आर देयर एनी आइटम ऑफ इन्वेंट्री दैट आर आइदर स्लो मूविंग नॉन मूविंग? ठीक है ना। अब आपको यह भी बताना है कौन सी इन्वेंट्री आपकी स्लो मूविंग है, कौन सी इन्वेंट्री नॉन मूविंग है, ये भी पता चल जाएगा। ठीक है ना। हाउ ऑफन एन एक्सटर्नल ऑडिटर हैज वेरीफाइड द इन्वेंट्रीज टू मेक द वैल्यूएशन रिलायबल? ठीक है ना। कि आपका एक्सटर्नल ऑडिटर, देखो भाई आपका जो ऑडिटर होता है वो क्या करता है आपके कंपनी में के अंदर ऑडिट करने आता है। ठीक है ना। ऑडिट करने क्यों आएगा भाई? इन्वेंट्री की ऑडिट क्यों करेगा बताओ? बात को समझो बेटा लोग। आप सपोज 100 लैपटॉप परचेज करके लाए थे। ठीक है ना। अब जानते हो आप परचेज करके लाओगे तो जब कस्टमर को सोल्ड करोगे तो इसमें क्या आप रिसीव करोगे? जीएसटी रिसीव करोगे। ठीक है ना। जीएसटी। अब यहां पे आपने मान लो परचेज करके लाए हो, परचेज में दिखाया 100 लैपटॉप, अब सोल्ड में दिखा दिए 50 लैपटॉप, मतलब 50 लैपटॉप आपने ब्लैक में दिखा दिया, मतलब 50 लैपटॉप का जीएसटी आपने अपने पॉकेट में भर लिया होगा। ठीक है ना। तो जो ऑडिटर है वो आएगा, देखेगा तुम्हारे में परचेज कितने हुए हैं, उसके बाद आपने सेल कितना दिखाया, और आप सेल करने के बाद जीएसटी कितने का रिसीव हुआ, और गोडाउन में कितनी इन्वेंट्री अभी अवेलेबल है। ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ ऑडिटर क्या करेगा? प्रॉपरली चेक करेगा। चलो तो अब आगे क्या दे रखा है? स्टडीज हैव शोन दैट पुअर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज, कह रहा है स्टडीज have shown that poor management of inventories is one of the reasons of losses of small manufacturing enterprises, which eventually lead to shutting down of such business unit। कह रहा है स्टडीज हैव शोन दैट पुअर मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्रीज इज वन ऑफ द रीजन, यदि आप इन्वेंट्री का मैनेजमेंट सही से नहीं करते हैं तो एक रीजन बन सकता है कि आपकी बिजनेस क्या हो जाए? शट डाउन हो जाए। क्यों बेटा लोग बताओ? सपोज ये आपकी क्या है? बिजनेस है। अब यहाँ पे आप जानते हो आपके भाई क्या होंगे, यहाँ पे बिजनेस में सेल होगी।
ठीक है ना। सेल होने पे आपके कस्टमर रहेंगे, कस्टमर रहेंगे, प्रॉपर कस्टमर डेली बेसिस पे रहेंगे, ठीक है ना, कंसिस्टेंटली। अब ये कस्टमर को प्रॉपरली अगर क्या करते हो आप, सप्लाई करते रहोगे, तो ये सारे कस्टमर आपसे क्या रहेंगे, खुश रहेंगे। अगर आप क्या नहीं करते हो, इन्हें प्रॉपर तरीके से सप्लाई नहीं करते हो, तो दिक्कत आ जाएगी। अब भाई देखो, यदि आपका जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो सही रहेगा, तो आप सेल्स मतलब प्रोडक्शन सही कर पाओगे। जब प्रोडक्शन सही तरीके से होगा भाई, तो आप सेल भी कर पाओगे जितना क्लाइंट है, जितने यूनिट रिक्वायरमेंट है आपको, ठीक है। यदि यहाँ पे आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में गड़बड़ हो जाए, मतलब कि आपके पास स्टॉक की कमी हो जाए, और आपके पास स्टॉक की कमी हुई, तो आपका प्रोडक्शन रुक जाएगा, प्रोडक्शन रुकेगा तो सेल रुक जाएगा, सो सेल रुकेगा तो ये कस्टमर नाराज हो जाएंगे, इनके जो कस्टमर होंगे वो नाराज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका बिजनेस शट डाउन हो सकता है, यदि आप इन्वेंट्री का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो। ठीक है ना बेटा, लोग बताओ, समझ में आ गया। चलो आगे, आगे क्या दे रखा है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। मतलब स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का मतलब ये है कि आपकी कंपनी एक्ट 2013 क्या कहता है। देखो भाई, एज पर शेड्यूल थर्ड टू द कंपनीज एक्ट 2013, अब ये क्या कहता है इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के बारे में। देखो आप जानते हो, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग भाई प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है, डिस्क्लोजर किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, ठीक है। अब इसमें इन्वेंट्री का भाई कहाँ पे डिस्क्लोजर होगा, ठीक है ना, तो उसकी बात करेंगे। डिस्क्लोजर का मतलब आप बैलेंस शीट पीएनएल अकाउंट में जो भी है इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर रिकॉर्डिंग कहाँ पे की जाएगी, ठीक है ना। तो अब ये कंपनी एक्ट 2013 एज पर शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग अब आपको ये पता चलेगा, रिक्वायर्स वैल्यूएशन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, ईच क्लास ऑफ गुड्स, दैट इज रॉ मटेरियल, दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, अंडर बोथ हेड टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो बेटा, क्या कह रहा है कि आपका जो इन्वेंट्री होता है, वो इन्वेंट्री के अलग अलग क्लास होते हैं। देखो ये बहुत ही ब्रॉड होता है। ब्रॉड का मतलब ये है कि आपकी इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री हो सकती है, वर्क इन प्रोसेस की हो सकती है, फिनिश गुड्स की हो सकती है, ठीक है ना बेटा। तो अब इस केस में भाई इन सब का प्रॉपर आप क्या करोगे, भाई ईच क्लास को डिस्क्लोज करोगे, ठीक है ना। तो ये देखो कह रहा है, ईच क्लास ऑफ द गुड्स दैट इज रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, अंडर ब्रॉड हेड, ये क्या है, ब्रॉड हेड है, ठीक है ना, टू बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। किसके अकॉर्डिंग आप इसको रिकॉर्ड करोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। चलो, तो वो क्या कह रहा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी डिस्क्लोज्ड, द अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्टेड इन मेजरिंग इन्वेंट्री। मतलब आपको इन्वेंट्री का मेजर करने में आपको क्या एडॉप्ट करना होगा, अकाउंटिंग पॉलिसी प्रॉपर तरीके से, इंक्लूडिंग द कॉस्ट फार्मूला यूज्ड, और आपको कॉस्ट फार्मूला का भी यूज करना होगा। एंड लगा है, मतलब इसके साथ साथ अकाउंटिंग पॉलिसी एडॉप्ट करने के साथ साथ आपको द टोटल कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड इट्स क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट टू बी टू द एंटरप्राइज। मतलब कि इन्वेंट्री का प्रॉपर क्लासिफिकेशन करना होगा, और कैरिंग अमाउंट आपको अप्रोप्रिएट का शो करना होगा, ठीक है ना। चलो, डिस्क्लोज करना होगा, ये देखो डिस्क्लोज ऊपर लिखा है ना। तो डिस्क्लोज क्या क्या करना पड़ेगा, देखो आपने, आपको डिस्क्लोज करना होगा अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट किया है कौन सी, ठीक है ना। उसके बाद एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री एंड उसका क्लासिफिकेशन अप्रोप्रिएट तरीके से डिस्क्लोज करना है। द कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स, स्टोर्स इन ट्रेड एंड स्पेयर एंड लूज टूल्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री है, ठीक है ना। चलो, बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अब किसकी बात करोगे, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस बेसिस पे होता है, ठीक है ना। चलो, तो आगे हम बात करेंगे इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस बेसिस पे किया जाता है,
ठीक है ना। इन्वेंट्री शुड बी जनरली वैल्यूड, इन्वेंट्री किस तरीके शुड बी जनरली वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एट नेट रिलाइजेबल वैल्यू। ये हमने बताया था, अभी लैपटॉप की एग्जांपल लिया था। लैपटॉप आपका कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपीज, और उस वो मार्केट में सोल्ड हो सकता है मान लो 80 रुपीज का। तो आपको किस में रिकॉर्ड करना होगा, दोनों में से लोअर। ये आपकी कॉस्ट है, ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। दोनों में से जो भी लोअर होगा उसमें आपको रिकॉर्ड करना होगा। ठीक है ना। द प्रिंसिपल इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव अकाउंटिंग अंडर विच एनी एक्सपेंसेस आर लॉसेस फ्रॉम ट्रांजेक्शन इंटर्ड आर इवेंट अकरिंग आर टू बी रिकॉग्नाइज, मतलब कि इमीडिएटली। देखो भाई, अगर आपको किसी भी प्रकार का क्या होता है, लॉस होता है, ठीक ठीक है, लॉस होता है, मतलब कि कोई भी लॉस हो या फिर एक्सपेंस हो, एक्सपेंसेस, इसे आपको क्या करना है, इमीडिएटली रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना बेटा लोग, इमीडिएटली क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है ना। अगर आपको क्या होता है, गेन होता है, गेन कैसे होगा, जैसे 1 लाख की कॉस्ट थी, अब ये 1,20,000 में रियलाइज हो रहा है, तो इस केस में जो आपको क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है ना, गेन हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, जो भी हो रहा है, उसको आप क्या करोगे, नहीं रिकॉर्ड करोगे। ओके बेटा लोग। बेटा, तो अब आपको समझ में आया होगा कि आपको गेन जो होता है, प्रॉफिट एंड गेन को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है ना। तो वही चीज है। तो अगर आपको लॉस हुआ या फिर कोई एक्सपेंस है, उसे इमीडिएटली क्या करोगे, डिस्क्लोज कर दोगे। ठीक है ना। ये देखो, चलो लिखा है, क्या लिखा है देखो पढ़ो। कह रहा है हाउ आर एनी गेन आर प्रॉफिट आर नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल इट बिकम ड्यू, मतलब कि जब तक रियलाइज नहीं हो जाता तब तक आप इसे नहीं रिकॉर्ड करोगे। एक्चुअली रियलाइज्ड, ओके, अंडर द प्रिंसिपल ऑफ लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू और एनी लॉस ड्यू टू डिक्रीज इन द सेल ऑफ प्रिंसिपल, सॉरी प्राइज, प्राइस के डिक्रीज होने से किसी प्रकार का लॉस होता है, तो इन्वेंट्री बिलो इट्स कास्ट is recognized immediately as it is anticipated that the enterprise will make losses whenever it will sell। ठीक है ना। तो इंटरप्राइज विल मेक लॉसेस वेन एवर इट विल सेल। ठीक है ना। चलो, तो समझ में आ गया होगा बेसिस ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ठीक है। ओके। अब आगे आपका भाई क्या दे रखा है कि इन्वेंट्री का वैल्यूएशन किस बेसिस पे होगा, ये समझो। हाँ बोलो बेटा। हाँ बेटा, तो अब आपको क्या देखना है, कॉस्ट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। भाई कैसे इन्वेंट्री की कॉस्ट निकाली जाती है। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री शुड बी कंप्राइज, मतलब कि अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो उसका सारा कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज। एंड अगर आप भाई उस इन्वेंट्री को किसी भी चीज में कन्वर्जन करते हो, ठीक है ना, मान लो आपने रॉ मटेरियल परचेज करके लाए हो, अब रॉ मटेरियल को आप क्या कन्वर्ट कर रहे हो, फिनिश गुड्स में या वर्क इन प्रोसेस में, तो उसमें जो भी खर्चे आएंगे उसको भी ऐड करोगे। ठीक है ना। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन प्राइमरी फॉर फिनिश गुड्स या फिर वर्क इन प्रोसेस। ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब कि आपने रॉ मटेरियल परचेज करके लाया होगा, अब आपने रॉ मटेरियल को परचेज करके लाए होगे तो वो ये कास्ट बन गई। ठीक है। अब इसे कन्वर्जन करोगे फिनिश गुड्स में, या तो आपका फिनिश गुड्स प्रॉपर तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, अगर मान लो जो भी है गुड्स, और आप क्या होता है कि कंप्लीट नहीं हो पाता और फाइनेंशियल ईयर या फिर जो भी है एंड हो जाता है। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है ना, वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो इसकी कन्वर्जन कास्ट है
उसे भी हम किस में ऐड करेंगे, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड करेंगे। कन्वर्जन कॉस्ट को भी इन्वेंट्री में ऐड करते हैं। ओके, याद रखना। अदर कॉस्ट इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू दियर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन। देखो कह रहा है और अदर कास्ट को जो भी इनकर्ड हो रहा है इन ब्रिंगिंग द इन्वेंट्री टू दियर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है ना। मतलब कि इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन में लाने के लिए जो भी अदर कास्ट ऐड होती है वो भी किसमें, इन कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनता है। हाँ बेटा, तो अब आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कैसे निकलती है आराम से समझ में आ गया होगा भाई। आपको जो भी परचेज करने में कॉस्ट लगा है वो सारा सब कुछ कॉस्ट ऐड कर दो। इस मान लो जो भी आपने परचेज करके लाया, सपोज रॉ मटेरियल कोई भी परचेज करके लाए हो, अब उसे फिनिश गुड्स या फिर वर्क इन प्रोसेस में कन्वर्ट करने में जो भी कन्वर्जन कॉस्ट आई है वो भी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट बनेगा। या फिर उस इन्वेंट्री को मतलब प्रेजेंट लोकेशन या कंडीशन तक ले जाने में, ब्रिंगिंग द इन्वेंट्रीज टू दियर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, अदर कास्ट जो भी है इनकर्ड हुआ है वो सारा सब किस में ऐड होगा, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में ऐड हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो अब जैसे कि ये कॉस्ट ऑफ परचेज, अब कॉस्ट ऑफ परचेज में क्या क्या, ऑल कॉस्ट ऑफ परचेज का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे कि आपने भाई कहीं से कुछ परचेज किया, ठीक है ना। अब मान लो फॉरेन से कोई आपका मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल, तो उसमें क्या होगा भाई, आपको इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह भी पे करना पड़ेगा और ऐसे टैक्स वगैरह भी लगते हैं, जानते ही होगे आप लोग, ठीक है ना। तो ये सारा सब कुछ किसका पार्ट बनता है, कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट बनता है, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑफ परचेज प्राइस इंक्लूडिंग ड्यूटीज। अब देखो भाई, आपकी जो टैक्स होती है, टैक्स ड्यूटी दो प्रकार की होती है भाई। एक होती है, क्या होती है बताओ, इसमें आईटीसी, आईटीसी का मतलब होता है जो आपने टैक्स दे करके आए हो, ठीक है, वो आईटीसी, ये जीएसटी में पढ़ाया जाएगा। आईटीसी अवेल्ड होती है, एक में आईटीसी अवेल्ड नहीं होती है, ठीक है ना। चलो, तो यदि आपका क्या है, आपने आईटीसी ले रखा है, तो बताओ ये जो आपने इसमें टैक्स ऐड कर रखा होगा, ये आप मान लो कॉस्ट है, ये टैक्स है। अब मान लो आपने आईटीसी ले लिया है तो आपका ये पोर्शन कम हो गया, तो अब क्या करोगे भाई, इसको इग्नोर कर दोगे। अगर आपने आईटीसी अवेल्ड नहीं किया है, ठीक है ना, अगर आपने टैक्स आईटीसी अवेल नहीं किया है तो इसमें ऐड कर दोगे। चलो, तो वही चीज है, अदर देन दोज सब्सिक्वेंटली रिकवरेबल बाय द इंटरप्राइज फ्रॉम द टैक्सिंग अथॉरिटीज। मतलब अगर आपने आईटीसी ले लिया है तो आपको कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनाना। अगर आपने आईटीसी नहीं लिया है तो ये टैक्स भी आपका कॉस्ट ऑफ परचेज का पार्ट बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। आईटीसी अवेल्ड होगा तो आप उसे कास्ट ऑफ परचेज में नहीं ऐड करोगे, अगर अवेल्ड नहीं होगा तो आप कास्ट ऑफ परचेज में ऐड कर दोगे। तो वही कह रहा है, इंक्लूडिंग ड्यूटीज एंड टैक्सेस other than those subsequently recoverable to that in the enterprise from the taxing authorities। मतलब आपने बाद में क्या कर रखा है, रिकवर कर लिया है, जो टैक्स है आपने पे किया है वो अवेल कर लिया है, तो आपको क्या नहीं करना, कॉस्ट ऑफ परचेज में नहीं ऐड करना, ठीक है ना। अगर आपने अवेल नहीं किया है तो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। फ्रेट इनवर्ड and other expenditure directly attributable to the acquisition, the trade discount, rebate, duly drawback and other similar item are deducted। मतलब आपको डिडक्ट क्या करना पड़ेगा भाई, अगर आपका ट्रेड डिस्काउंट है, रिबेट है, ड्यूटी ड्रॉबैक है, अदर सिमिलर डिडक्टेड इन डिटरमाइनिंग कॉस्ट ऑफ परचेज। इन अदर वर्ड्स, cost includes any amount paid to the seller, reduced any of the discount rebate given by the seller। क्या कह रहा है कि अदर वर्ड्स, कॉस्ट इंक्लूड एनी अमाउंट पेड टू सेलर, कोई भी अमाउंट सेलर को पे की गई है, रिड्यूस बाय द डिस्काउंट रिबेट गिवन
by the seller. Similarly, any duties paid to the supplier will be part of the cost of inventory unless the enterprise can recover the these tax duties from the authorities. मतलब अगर आपने टैक्स अथॉरिटी से आईटीसी नहीं ले रखा है तो वो टैक्स क्या बन जाएगा, पार्ट ऑफ कॉस्ट बन जाएगा। अगर आपने आईटीसी ले रखा है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ओके, जैसे कि आपका एग्जांपल दे रखा है, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग अ प्रोडक्ट इज ब्रॉट एट 100 पर यूनिट प्लस जीएसटी 18%। मतलब कि क्या कह रहा है, आपने रॉ मटेरियल क्या किया है, परचेज किया 100 रुपए पर यूनिट, ठीक है ना, कितने यूनिट, 100 यूनिट। बताओ बेटा, 100 पर यूनिट और 100 यूनिट कितना हो गया, 10,000। अब इसमें क्या करना है आपका, प्लस 100 रुपीज पर यूनिट प्लस जीएसटी। तो आपको क्या ऐड करना है इसमें, 18% जीएसटी ऐड करनी है, ठीक है ना। तो इसका 18% कितना निकल के आएगा बेटा, आप बताओ, टू जीरो कैंसिल, 1800 कितना आ जाएगा, 1800, 180 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, चलो 18 वो सॉरी कितना आ जाएगा बेटा, 18 हाँ 1800 आ जाएगा। तो आपका अभी कितना था, 10,000, प्लस ऐड करोगे 1800 तो कितना आ जाएगा, 11,800 आपकी क्या बन जाएगी, परचेज प्राइस हो जाएगा, ठीक है ना। हाउएवर सिंस द जीएसटी ऑन परचेज इज अवेलेबल ऑन क्रेडिट, अगर ये क्या है, क्रेडिट अवेलेबल है इसमें, ठीक है ना, तो इसमें जो आपका 1800 ऐड है उसे माइनस कर दोगे, आपकी कॉस्ट ऑफ परचेज केवल 10,000 ही आएगा, ठीक है ना। इट ओन टू बी काउंटेड एज द कॉस्ट ऑफ परचेज, हेंस द कॉस्ट ऑफ परचेज विल बी 10,000 ओनली, ओके, एंड नॉट 11,800। बताओ बेटा, समझ में आया, क्रेडिट अवेल का मतलब समझ में आ गया ना। चलो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, अब आगे क्या है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन मतलब आपने कोई भी रॉ मटेरियल खरीद कर लाया है, उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो। कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्रीज इंक्लूड्स कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन such as direct labor. They also include a systematic allocation of fixed and variable overheads. मतलब कि भाई आपका प्रोडक्शन में क्या यूज होगा, भाई आपका लेबर होगा, ठीक है ना, आपका रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है, और क्या आ जाएगा, डायरेक्ट लेबर हो गया, और आपका अदर एक्सपेंस बोले तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड्स या सिस्टमेटिक एलोकेशन एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये सारा सब कुछ ऐड कर दोगे। तो ये क्या कह रहा है, कंटिन्यूइंग द एबव एग्जांपल, फॉर द कन्वर्जन ऑफ 100 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, डायरेक्ट लेबर कास्ट इनकर्ड 3,000। अब देखो, आपका 10,000 तो पहले था, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, 3,000 डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आ गया, then the cost of conversion will be 3,000, thus the value of inventory। अब आपकी इन्वेंट्री कितने की बन जाएगी, 13,000 की बन जाएगी। ओके बेटा, समझ में आया। चलो, तो अदर कास्ट की बात कर रहा है। अब अदर कास्ट क्या होता है समझो, अदर कास्ट में इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मतलब आपका ऑफिस के खर्चे, ठीक है, इनकर्ड टू bring the inventory into present location and condition, or any cost specifically incurred on inventory of the specified customer, ठीक है ना। मतलब कि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इन्वेंट्री को प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन तक लाने में जो भी खर्चे करते हैं वो आपका अदर कॉस्ट बन जाता है, ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का। Interest and other borrowing cost are generally not included in the cost of inventory। क्या कह रहा है कि अदर बोरोइंग कॉस्ट जनरली नॉट इंक्लूडेड, इंटरेस्ट हो या फिर अदर बोरोइंग कॉस्ट है, ठीक है ना, इंटरेस्ट, ये क्या हो गया भाई, जादू हो गया। चलो, इंटरेस्ट और आपका अदर बोरोइंग कॉस्ट क्या हो जाएगा भाई, इंक्लूड नहीं किया जाएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में, ठीक है ना। चलो,
तो वही कह रहा नॉट इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, चलो। हाउएवर इन द सम सर्कमस्टांसेस वेयर प्रोडक्शन प्रोसेस इज लॉन्गर, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या हो जाता है जब आपका लॉन्ग टर्म का हो जाता है, ठीक है ना। इट इज required to carry inventory for long period, that is wine, rice, timber. It may be appropriate to consider interest and other borrowing cost also part of the cost of inventory। मतलब अगर आपकी कोई भी ऐसी इन्वेंट्री है, मतलब कि जो लॉन्ग टर्म के लिए होती, लॉन्ग पीरियड के लिए, जैसे आप जानते हो वाइन हो गई, जो वाइन होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए होती, कितने टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है ना। रॉइस हो गया, टिम्बर हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे लॉन्ग टर्म है। इट में अप्रोप्रिएट, इसमें आपका इंटरेस्ट एंड अदर बोरोइंग कॉस्ट भी का, किसका पार्ट बन जाता है, पार्ट ऑफ इन्वेंट्री का बन जाता है, ठीक है ना। चलो, अब एक एग्जांपल देखो दे रखा है, क्या एग्जांपल है समझो। इन द सेम एग्जाम्पल, जो ऊपर एग्जाम्पल दिया गया था, क्या कह रहा है, 200 इज पेड एज अनलोडिंग चार्जेस, मतलब कि अनलोडिंग रॉ मटेरियल को उतारने में, फॉर द रॉ मटेरियल फ्रॉम द ट्रक टू द स्टोरेज स्पेस इन द फैक्ट्री। इन दैट केस 200 shall not be counted as a unloading charges separately as a expenses। चलो, देखो आपका क्या था, सबसे पहले 10,000 था, फिर आपने लेबर चार्जेस, आपका कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन लगा था 3,000, उसके बाद आपका 200 कितना आ गया, अदर कॉस्ट आ गया, इन सबको ऐड कर दोगे तो 13,200 आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगी। चलो, तो नॉट टू बी अकाउंटेड as unloading charges separately as expenses but shall be accounted as other cost to bring the inventory to present location, and hence the cost of inventory of 100 units at the stage of shall be 13,200। बोलो बेटा, समझ में आ गया। ओके, इन एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, अब ये चीज आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है इन्वेंट्री के कॉस्ट में। क्या क्या देखो, कह रहे हैं इंक्लूजन आप कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अभी तक हमने देखा कौन कौन पोर्शन आपके इन्वेंट्री का पार्ट बनता है, अब कौन जो है पोर्शन इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। expenses are generally not included in the cost of inventory, abnormal amount or wasted material, labor, other production overhead, storage costs। उसके बाद अनलेस दोज कास्ट आर नेसेसरी इन द प्रोडक्शन प्रोसेस प्रायर टू फर्दर प्रोडक्शन स्टेज, administrative overheads that do not contribute to bring the inventory to their present location and condition। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जो आपको भाई कंट्रीब्यूट तो कर रहे हो प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन के लिए, बट वो भाई क्या है आपके लिए, ब्रिंगिंग टू इन्वेंट्री टू दियर प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, ठीक है ना, अदर है, ठीक है ना, अदर देन, जो कि आपका अनलोडिंग चार्जेस से अदर होंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कार्ड, ये सारे के सारे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि जब आप सेल करते हो तभी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड होगा, ऐसे ऐड इन होगा, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन अबाउट द एक्सक्लूजन फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज, नॉर्मल वेस्टेज ऑफ मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। अगर आपका नॉर्मल वेस्टेज है मटेरियल का, ठीक है, लेबर कास्ट इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, अगर एब नॉर्मल वेस्टेज है तो उसे इन्वेंट्री में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। रीजन दैट इट अकर आइदर ड्यू टू द efficiency or abnormal factor that won't justify considering those wastage as part of inventory cost, ठीक है ना। ये जो आपका एबनॉर्मल है वो आपका कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं ऐड होगा। स्टोरेज कास्ट नॉर्मली का कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब कि भाई आपको जो बिजनेस के लिए भाई करना ही है एक्सपेंस, उसे आप कास्ट ऑफ इन्वेंट्री में नहीं ऐड करोगे। एग्जांपल जैसे रेंट ऑफ वेयर हाउस स्टोरेज एरिया इज कंसीडर्ड एज ओवरहेड ऑलरेडी एंड हेंस नॉट कंसीडर कास्ट ऑफ इन्वेंट्री। ओके, इफ स्पेशल
स्टोरेज, अगर आप स्पेशल स्टोरेज कर रहे हो इज रिक्वायर्ड एज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, देन सच स्टोरेज कास्ट इज कंसीडर्ड एज अ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री. फॉर एग्जांपल, वाइन मेकिंग प्रोसेस require the raw material is stored in the particular condition for fermentation फॉर अ लॉन्ग टाइम, यूजुअली ईयर टुगेदर. मतलब वाइन जो होती है 10 साल, 15 साल, 20-20 साल की पुरानी होती है, ठीक है. तो इनको बनाने में कई साल लग जाते हैं, तो इनको स्टोर करके रखना भी करता है. तो स्टोरेज जो कॉस्ट होता है उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री का पार्ट माना जाता है, ठीक है ना. हमने ऊपर भी बताया था, ठीक है. लॉन्ग पीरियड की जो आपकी होंगी इन्वेंट्री, उसमें आपका इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट सब कुछ ऐड होगा. इन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड डू नॉट यूजुअली ऐड एनी स्पेसिफिक वैल्यू टू द इन्वेंट्री एंड हेंस एक्सक्लूडेड, ठीक है. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आर पार्ट ऑफ सेलिंग एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट एंड हेंस एक्सक्लूडेड, ठीक है ना. तो ये सारा का सारा आप एक्सक्लूड करोगे. नेट रिलाइजेबल वैल्यू की बात कर रहा है, तो ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस लेस द एस्टिमेटेड कास्ट कंप्लीशन and the estimated cost necessary to make the sale. In case of finished goods and traded goods, net realizable value will generally mean selling price which is reduced by selling and distribution expenses. In case of work in process, expenses and overheads required to be incurred to convert work in process into finished goods and making it ready for sale will also be reduced from selling price. In case of raw material, replacement cost is generally considered as a net realizable value. As assessment is made of as at each balance sheet date, inventories are usually written down to net realizable value on an item by item basis, ठीक है ना. In some circumstances, however, it may be appropriate to group similar to or related item, that is, in case of interchangeable item, it may not be possible to identify cost net realizable value of each item separately. नेट रिलाइजेबल वैल्यू का मतलब यही होता है कि जो भी अमाउंट आप ऑर्डिनरी कोर्स आप हो बिजनेस में आप क्या करो भाई सेल कर सको, वो आपकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू होती है, ठीक है ना. ओके बेटा, समझ में आया. भाई आपको हमने क्या क्या पढ़ाया आज. देखो, नेट रिलाइजेबल वैल्यू आपका भाई वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पढ़ा है, ठीक है ना. उसके पहले हमने बताया कि कम आज पर कंपनी एक्ट कैसे आप इन्वेंट्री का डिस्क्लोजर करोगे, ठीक है. फिर उसके पहले असर्टेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, लिक्विडिटी इन्वेंट्री का. भाई फाइनेंशियल पोजीशन क्या है इन्वेंट्री की और लिक्विडिटी क्या है, ठीक है. ये सारा पोर्शन हमने आज कवर करा दिया है, ठीक है बेटा. आई होप सारा सब कुछ समझ में आया होगा आप सबको, ठीक है ना. चलो, अब आपका क्या आ जाएगा, प्रैक्टिकल पोर्शन आएगा, इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स सिस्टम्स, ठीक है ना. इन्वेंट्री रिकॉर्ड कैसे करेंगे, ठीक है ना. ये सारा सब कुछ आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ये दो सिस्टम है, ठीक है. फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री के अलग अलग है. हमने बताया था हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, ठीक है ना. हिस्टोरिकल कॉस्ट में दो मेथड बताए थे, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड. फिर उसके बाद हमने अलग मेथड बताए थे जो कि आपके क्या है, लीफो मेथड, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज मेथड. फिर आपको नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड बताया था, उसमें केवल एक है एडजस्टेड सेलिंग प्राइस मेथड, ठीक है. ओके, तो ये आपका इतना पोर्शन बचा है जो कि है प्रैक्टिकल, टोटल प्रैक्टिकल पोर्शन अब बचा हुआ है, ठीक है ना. चलो, तो अब आपको क्या करना है भाई, इसके पहले का पूरा सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करना है. एक एक वर्ड हमने रीड करा करके समझाया है, ठीक है बेटा. देखो, ये आपके सीए फाउंडेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको इंटरमीडिएट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरमीडिएट में आपको AS2 मिलेगा, ठीक है. AS2 आपका सब कुछ जो आज हमने क्लास में पढ़ाया सेम प्रोसेस है, ठीक है ना.
तो आप अगर यहाँ सब कुछ अच्छे से क्लियर करके जाओगे तो वहां आपको आसान हो जाएगा। ओके बेटा, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग। भाई सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दो। ठीक है, ओके।